मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया जिसमें 8 चैप्टर थे कंट्रोलिंग तक। अब है आपका पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें है आपके 4 चैप्टर। इसमें चैप्टर नंबर 9 जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट बी का, इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने जो फाइनेंस बिजनेस में इंक्लूड होता है, फाइनेंस के बिना तो कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता। तो फाइनेंस की कैसे अरेंजमेंट करनी है हमने बिजनेस में। जैसे हमारा शरीर जो है वो खून के बिना नहीं चल सकता, रक्त के बिना हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, बिना फाइनेंस के वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती। तो कोई भी अपने बिजनेस की नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए उसमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी वो बिज़नेस जो है वो सरवाइव कर पाता है। और अगर हमने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तब भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इट इज़ वेरी एसेंशियल टू इंश्योर दैट फंड्स आर बीइंग मैनेज्ड अप्रोप्रिएटली इन एवरी बिजनेस। तो हर संस्था के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसने पूरे साल में फंड कहाँ कहाँ से अवेल करने हैं, ये इसकी प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इन लेमैन्स लैंग्वेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है कि हम संस्था में किस प्रकार से बहुत ही एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवनेस से हम फंड का अरेंज करें। वी मे से दैट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज साउंड if it has the ability to fulfill its financial requirement adequately, timely and at reasonable cost। तो कोई भी संस्था अगर वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी सही प्रकार से है कि सब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो सही समय पर पूरी हो रही हैं और रीजनेबल कॉस्ट पर पूरी हो रही हैं, तो वो संस्था हमेशा ही अपने पर्पस को पूरा कर पाएगी। फर्दर मोर द बिजनेस इज एबल टू ऑपरेट एट लो रिस्क एंड हाई रिटर्न, देयर इज safety of funds and so on. Thus financial management is deemed to be barometer of financial health of an enterprise, which is reflected through various financial statement like balance sheet and profit and loss statement। तो इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो किसी भी संस्था के लिए एक बैरोमीटर का काम करती है, और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंस की सही प्रकार से हो रही है या नहीं हो रही। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड यूज्ड इन बिजनेस इन टर्म ऑफ इट्स प्लानिंग, ऑब्टेनिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फंड की सही प्रकार से अरेंजमेंट करना, और कैसे हमने उनको फंड को अरेंज करने की प्लानिंग की है, कैसे हम फंड को कंट्रोलिंग कर रहे हैं और कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इस पर डिपेंड करती है। इट इन्वॉल्व्स टू ऑस्पेक्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो ऑस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं। पहला है ऑप्टिमम प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फंड ऑप्टिमली, इट इज इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द वेरियस अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस and then evaluate each such source of the on the basis of relative risk and return involved। तो इसमें पहला पॉइंट है वो क्या है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के जितने भी हमारे पास फाइनेंस के रिसोर्सेज हैं, सोर्स अवेलेबल हैं, उनको इवेल्युएट करना, उनका अवलोकन करना कि कौन कौन से हमारे पास फंड के लिए साधन हैं। और फिर जब अवलोकन करना है तो हमने क्या क्या देखना है कि इससे रिलेटेड हमारे पास कितने रिस्क हैं। अगर हम ये फंड अवेल कर रहे हैं तो हमें कितने हमारे पास क्या क्या रिस्क होंगे, और एंड रिटर्न इन्वॉल्व, और हमें कितना पैसा इसके बदले में देना पड़ेगा और इससे हमें कितना फ़ायदा होगा। दिस विल अनेबल द मैनेजर टू सिलेक्ट सोर्स विच इज़ लीस्ट कॉस्टली एंड कैरीज मिनिमम रिस्क। तो इस तरह से जब हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा मैनेजर को कि हमारे लिए कौन सा जो साधन है फाइनेंस का वो लीस्ट कॉस्टली है, मतलब खर्चा कम आ रहा है और रिस्क भी उसका कम है। सेकंड है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। In order to ensure optimum utilization of fund,
it is essential that they are invested in the most profitable avenue judicially. This will make the investment cost effective, which means that the return procuring from the investment will be higher than the cost at which these funds are procured. This will lead to the realization of objective of financial management. अब सेकंड एस्पेक्ट क्या है इसमें कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करना है हमने, कि क्या करना है कि जो हमने पैसा उधार लिया है वो हमने ऐसी जगह पर लगाना है कि जितनी उसकी कॉस्ट पड़ रही है, हमें उस पैसे को उधार लेने पर जितना हमारा ब्याज वगैरह पड़ रहा है, खर्चा पड़ रहा है, उसकी रिटर्न जो है वो उससे ज़्यादा हो। दैट मीन्स कि उसका जो प्रॉफिट है वो उससे ज़्यादा हो, तभी हम इन साधनों का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका सही प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैनी एक्सपर्ट्स हैव प्रोपोंडेड वेरियस डेफिनेशन, तो अब कई डेफिनेशन दे रखी हैं, इसमें से कोई भी आप एक डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। जैसे सोलोमन की डेफिनेशन दे रखी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम टू इफेक्टिवली यूज द कैपिटल फंड विच आल्सो हैपन्स टू बी ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, के जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य जितने भी हमारे पास फंड्स होते हैं उनका सही प्रकार से प्रयोग करना है ताकि हमारी संस्था को अच्छा प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, के वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला है इसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रमुख उद्देश्य क्या है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज शेयर, मतलब कि शेयर होल्डर का जो वेल्थ है, शेयर होल्डर का पैसा है वो भी मैक्सिमाइज करना है। वो कैसे होगा कि मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज शेयर, के कंपनी के जो शेयर हैं उनकी बाजार का जो मूल्य है, मार्केट प्राइस है, वो बढ़ जाए। द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इज कंप्यूटेड एज, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं शेयर होल्डर के वेल्थ को, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस, कि जितने आपके पास शेयर हैं अगर मार्केट प्राइस उसका ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और अगर उसका कम है तो कम मिलेगा। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, मिस्टर अरुण बाइज 100 शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 200 ईच, हिज वेल्थ इन द कंपनी इज 20,000। 200 को 100 से गुणा करेंगे तो 20,000 हो गया उसका कंपनी में वेल्थ। आफ्टर सम टाइम द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी इंक्रीज हो गया, अगर 200 से 230 रुपये हो गया तो उसका जो वेल्थ है वो कितना हो जाएगा, 23,000 हो जाएगा। दस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 3,000 इन हिज वेल्थ। लाइकवाइज इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फॉल, और अगर मार्केट प्राइस कम होकर 190 हो गया तो उसका लॉस कितना हो जाएगा, 1,000 का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन आर फोकस्ड एट रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो किसी भी संस्था में हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए कि हमारा वेल्थ जो है वो शेयर होल्डर का मैक्सिमाइज हो। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ensuring दैट ऑल द फाइनेंशियल डिसीजंस आर कॉस्ट इफेक्टिव। तो इस तरह के जितने भी हमने डिसीजन लेने हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जिससे हमारी लागत कम आए। सेकंड है अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Beside the objective of wealth maximization, sound financial management also seeks to attain the following objective। और भी 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे to acquire adequate fund for the organization in time in order to ensure smooth operation of the business, कि जब भी हमें बिजनेस में पैसे की ज़रूरत हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें उसी समय एडिक्वेट फंड हो ताकि हम किसी भी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी ना छोड़ सकें। नेक्स्ट है टू एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड सो एज टू कर्ब वेस्टेज और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड का ताकि किसी तरह की कोई धोखाधड़ी और वेस्टेज ना हो। थर्ड है टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड बाय मिनिमाइजिंग रिस्क, और रिस्क कम करके हमारे जितने भी फंड बिजनेस में लगे हुए हैं उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है इनमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। Moreover, we cannot consider profit maximization to be the prime objective of financial management as it merely focus on maximizing dividend per share। तो अब हम प्रॉफिट अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड भी पर शेयर ज़्यादा मिलेगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए। तो अब ये दोनों अलग अलग हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला है मीनिंग।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिलेट टू मैक्सिमाइजिंग डिविडेंड पर शेयर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मुख्य जो पर्पज है वो क्या है कि इससे जो शेयर होल्डर का डिविडेंड है वो पर शेयर बढ़ता है। पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो पर्पज क्या है कि जो उसका मार्केट प्राइस है शेयर का वो बढ़ता है। सेकंड है पर्सपेक्टिव, इट इज बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो शॉर्ट टर्म का है और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। थर्ड है मीन्स, मैनी ए टाइम ए बिजनेस में यूज अनफेयर वेज इन शॉर्ट रन टू इन्फ्लेट्स इट्स प्रॉफिट लाइक पेइंग लेस वेजेस और सैलरी आर यूजिंग पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल। अब इसमें क्या बता रखा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए तो हम कई बार गलत साधनों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कर्मचारियों को सैलरी कम देना, वेजेस कम देना, या अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार ना करना, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो क्या है, ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोस्पेरिटी। ये तो सही स्थिति ही बिजनेस की बताता है हमारे, तभी जो है मार्केट वैल्यू शेयर की बढ़ती है। नेक्स्ट है स्कोप, इट हैज़ ए नैरो स्कोप एंड कंसिडर टू बी ए पार्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसका क्षेत्र जो है वो छोटा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसके अंतर्गत ही इंक्लूड है, पर जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है इसका स्कोप जो है वो वाइडर है। नेक्स्ट है अप्रोच, इट इज अप्रोच, और दूसरी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, मॉडर्न अप्रोच है। तो ये तो थे इसके ऑब्जेक्टिव। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इसका डायग्राम बना हुआ है जिससे आपको इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस। वेरियस आइटम अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस आर द आउटकम ऑफ वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन अंडरटेकन बाय द कंपनी। तो जो भी हमारे बिजनेस की स्थिति शो करती हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या शो करती हैं कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजन कैसे थे। अगर हमारे डिसीजन अच्छे हैं तो हमें बैलेंस शीट में असेट्स ज़्यादा नजर आएंगी, लाइबिलिटीज़ कम आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमें अपना प्रॉफिट ज़्यादा नजर आएगा। तो किसी भी संस्था के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, जो इस डायग्राम में भी नजर आ रही है और इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं। फर्स्ट है टू डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एंड डिसाइड द सोर्स फ्रॉम वेयर रिक्वायर्ड कैपिटल विल बी रेज्ड कीपिंग इन व्यू द रिस्क एंड रिटर्न मैट्रिक्स। कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो संस्था का इस प्रकार से तैयार करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि कम से कम रिस्क में हम कहाँ से फाइनेंस अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू टेक डिसीजन अबाउट द एलोकेशन ऑफ फंड इनटू द मोस्ट प्रॉफिटेबल एवेन्यू कीपिंग इन व्यू देयर सेफ्टी एज वेल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है या जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करने हैं हमने फंड के कौन सी जगह पर हम इनको लगा सकें। नेक्स्ट है टू डिसाइड अबाउट द अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, प्रॉफिट को कहाँ पर अप्रोप्रिएट करना है इसके बारे में डिसीजन लेना। टू एंश्योर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश इन ऑर्डर टू एंश्योर बोथ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। के पैसे की जो तरलता है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मैनेज करना। टू एक्सरसाइज ओवरऑल फाइनेंशियल कंट्रोल इन ऑर्डर टू प्रमोट सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ फंड। फंड को इस प्रकार से नियंत्रित करना ताकि सुरक्षा भी रह सके, लाभ भी बढ़ सके और जो है किसी तरह का कोई बिजनेस में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंस के पॉइंट है। तो आज जो मैंने आपको 2-3 टॉपिक करवाए हैं इसके रिगार्डिंग, इसके आपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। थैंक यू।